गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग स्कीम लेके आई है। तो इसको कौन लेके आया? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है 2019 में स्कीम को लेके आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। तो ये स्कीम किस लिए? कि जो इंडिया से जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो क्योंकि कई बार उनकी जो फ्रेट कॉस्ट होती है, जो ट्रांसपोर्ट की उसकी कॉस्ट होती है, वो बहुत महंगी पड़ती है। तो जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। ठीक है, कि समझ लो 20 रुपये लीटर का दूध अगर आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, या चाहे 30 रुपये में कर रहे हो, लेकिन अगर आपका जो है वो एक्सपोर्ट जो आप मिल्क कर रहे हो, लेकिन आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उस पर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई, तो आपका मिल्क तो है वो डिसएडवांटेज पे आ जाएगा। ठीक है, फिर तो उसके जो है वहाँ पर लोकल जो है डोमेस्टिक वो बिकेगा, या कोई और कंपेटिटिव कंट्री का जो मिल्क है, जो जिनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, उनको वो बेच पाएंगे। या फिर इवन जो हमारे फार्मर्स हैं, अगर वो उसको हमारी जो कंपनीज हैं अगर वो सस्ते पे भी बेचें उसको बाहर, तो उनको जो है ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी पड़ती है कि उनके जो प्रॉफिट्स मार्जिन है वो कम हो जाता है या इवन लॉस होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, गवर्नमेंट उनको एक तरह से इंडेमनीफाई कर रही है। इंडेमनीफाई तो नहीं कह सकते, मतलब उनको जो है भरपाई कर रही है उनकी जो आपकी कॉस्ट पड़ती है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, तो 2019 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। उनको असिस्टेंस मिलती है जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि उनको जो फ्रेट कॉस्ट है उसका कुछ कंपोनेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंस के थ्रू उनको जो है वो कवर करके दे दे, ताकि उनको जो है सस्ता पड़े माल जो है वो बाहर बेचना। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस स्कीम को, और जो है इसके अंदर एक तो चेंजेस क्या आए हैं। एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी, जैसे मैं आपको मिल्क का एग्जांपल इसीलिए दे रहा था कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें जो है असिस्टेंस मिलेगी। अब से अगर ट्रांसपोर्ट के आपके जो खर्चे हैं उसमें कुछ पार्ट जो है खर्चे का गवर्नमेंट जो है वो आपको पैसा देगी उसका। ठीक है, फिर जो रेट ऑफ असिस्टेंस है अब वो भी बढ़ा दिया है। ठीक है, 50% कर दिया है। अगर आप सी से एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको जो कॉस्ट पड़ रही है उसका 50% भरपाई गवर्नमेंट आपको करके देगी। और अगर आप एयर से एक्सपोर्ट करते हो तो 100% जो है वो भरपाई जो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की है वो गवर्नमेंट करके देती है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये DGFT भी जो आपको पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं, तो वो कुछ टाइम में जो है इसके रूल्स बना के जो है वो नोटिफाई करेंगे। अब इससे क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह से कॉस्ट कंपेटिटिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिवाइज्ड द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम. It was launched in February 2019 by the Department of Commerce, that is the Ministry of Commerce and Industry. So what was happening? India's agricultural products were at disadvantage because there was high freight cost or high transportation cost. So what government decided in 2019 that they will be assisting those exporters who are exporting these agricultural products in the form of some assistance or cash assistance or subsidy. So now they launched this scheme during the financial year of 2019, and now they are extending this scheme till 31st March 2022. So first of all, the timeline has been extended. Now after this extension of timeline, dairy products have also been included under, they will also be eligible to get the benefit of this scheme. The rate of assistance has also been increased. Now if your agricultural products are being exported by sea, then you are eligible for 50% assistance, and in case they are being exported by air, then you will be getting the 100% transportation or freight costs back into your account. So it will lower down your cost. It will make your products price competitive in the international market. DGFT has been asked, and they will be notifying the new rules very soon. So what is the significance of it? Like I've told you, it will make our products, agricultural products, competitive in the market, and it will help Indian exporters of agricultural products to meet the rising costs of their transport or freight. Okay, so now let us see the next topic, which is Dugong Conservation Reserve. तो इंडिया का सबसे पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। आपको पता ही है, ठीक है, पाक बे कहाँ पर है? तमिलनाडु, और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है ना, तो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में आता है, आई एम सॉरी स्टेट में आता है। तो वहाँ पर जो है ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। डुगोंग क्या है? एक मरीन एनिमल है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। वल्नरेबल स्टेटस है, IUN स्टेटस,
और ये बनाया कहाँ जा रहा है पार्क, जो है ये रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है, कंजर्वेशन रिजर्व 500 किलोमीटर के एरिया के आसपास जो है पाक बे के, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में। और ये एक शैलो वाटर बॉडी है ये वाला एरिया जहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और ड्यूगोंग एक फ्लैगशिप स्पीशीज़ है इस एरिया में, ठीक है। ड्यूगोंग को हम सी काऊ भी कहते हैं। इसको, ये स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। ये एक हर्बीवोरस मैमल है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हर्बीवोरस मैमल है, और ये बिल्कुल मरीन एनिमल है। 3 मीटर लॉन्ग होते हैं ये, और ये 400 kg तक वेट हो सकता है इसका। इसकी जो है थोड़ी सी, जो आपके कह सकते हो कि एलिफेंट्स की क्लोजेस्ट रिलेटिव है ये, ठीक है। सी काऊ के 2 नॉस्ट्रिल होते हैं और कोई डॉर्सल फिन नहीं होता। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जनरली आपको ये ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया में खासकर जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पूरी जगह ये फैली हुई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Dugong Conservation Reserve. So India has decided that they will be building the first Dugong Conservation Reserve in Tamil Nadu, and it will be the first Dugong Conservation Reserve of India. And Dugong, which is also known as the sea cow, it is holding the vulnerable status in IUCN, and this particular conservation reserve area is located in the 500 kilometer vicinity of Park Bay Island. You know about it. It is between India and Sri Lanka. Okay, so just locate it on the map. If you don't know about it, just locate it on the map right now. Okay, so Park Bay, in this area, this conservation reserve will be located, and it will be located in the eastern coast of Tamil Nadu. Okay, so this is a flagship species in that particular region. So Dugong is also known as sea cow. Like I've told you, it is also the state animal of Andaman and Nicobar Islands, and it is the only herbivore mammal which is strictly marine. Okay, so generally it is these herbivorous mammals are not marine animals. They are either amphibious or they are either terrestrial, but this is the only herbivore mammal which is strictly marine. These dugongs can be 3 meter long, and they can weigh almost 400 kg. They are considered to be the closest relatives of elephants. Okay, and in India, they are found to be in Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Park Bay, and Andaman and Nicobar Islands. So generally, they are located and they are found in these shallow tropical waters of Indo-Pacific region. So now let us see the next topic, which is US-India Strategic Clean Energy Partnerships. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ ये US-India स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप फोरम के ऊपर एक वर्चुअल मीटिंग की है। तो ये ऑलरेडी हमारा जो है साइन है उनके साथ ये US-India स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। उसके अंदर कुछ एडिशंस किए हैं अभी जो न्यू अनाउंसमेंट्स करके, ठीक है। तो इस पार्टनरशिप के अंदर है हम जो है हमारा एक इंटर गवर्नमेंटल एक एंगेजमेंट होती है। इसमें हम पावर और एनर्जी एफिशिएंसी, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कशंस करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स भी की गई हैं, जैसे बायोफ्यूल्स। तो एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी बायोफ्यूल्स के ऊपर, ताकि जो है बायोफ्यूल सेक्टर में भी हम कोऑपरेट कर पाएँ। फिर गैस टास्क फोर्स जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, रिक्रिस्टन किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, ताकि जो हमारी कोलैबोरेशन है इन कंपनीज, जो हमारी गैस कंपनीज़ की, दोनों कंट्रीज़ की, वो दोबारा से जो है वो अच्छी तरह से हो सके, न्यू कोलैबोरेशंस बन सकें। फिर इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम बनाने की भी बात की जा रही है, जिसमें क्या होगा कि डिफरेंट एरियाज़ में एनर्जी सेक्टर के हमारी रिसर्च की जा सकेगी। फिर और इसमें है कि स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड स्टोरेज जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी में इंपॉर्टेंट होता है, तो क्लीन एनर्जी में स्मार्ट ग्रिड और जो है ग्रिड स्टोरेज के ऊपर भी जो है वो रिसर्च और जो है डेवलपमेंट की जाएगी, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से इस रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. US-India Strategic Clean Energy Partnership. So Union Minister of Petroleum and Natural Gas, he has co-chaired a virtual ministerial meeting with his US counterpart, and this SCEP, it is already there, and US and India are already partnering with each other in clean energy space. So this SCEP, it's a
an intergovernmental engagement, and we are collaborating with the US government in several fields such as power and energy efficiency, oil and gas, renewable energy, sustainable growth, etc. So in that particular area, we have made some new announcements recently. So first of all, we are going to collaborate over biofuels so that we can expand our cooperation on biofuel sector. We are also rechristening our gas task force so that Indian and American companies, gas companies, can collaborate with each other. Because India already has a vision of gas-based economy. India Energy Modeling Forum has also been decided to be institutionalized so that research and modeling in different areas related to the energy industry can be sought, and it can also be, of course, carried out. This research can be carried out. So there is also another area of cooperation which is related to smart grid and grid storage. So you know that this grid storage and smart grid is an important component in renewable energy. Okay, especially the how to connect this renewable energy with our grids. Okay, so electricity grids or energy grids. So in that area also we are going to collaborate to see how we can make this successful. Okay, so now let us see the next topic, which is मैं भी Digital 3.0. तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलकर जो है वो मैं भी डिजिटल 3.0 लेकर आए हैं कैंपेन, जो कि कैंपेन किसके अंदर है, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि कौन सी स्कीम थी, जो वेंडर्स होते हैं हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, उनको जो है उनके लिए स्कीम, एक पहली स्कीम निकाली गई थी गवर्नमेंट द्वारा लास्ट ईयर ही। ठीक है, तो उसमें जो है उनको डिजिटाइज करना था कि वो डिजिटल पेमेंट्स जो आपका यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर सके। उनकी डिजिटल ट्रेनिंग कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 जो है वो प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, हैंड होल्ड की जाएगी, स्ट्रीट वेंडर्स को हैंड होल्ड किया जाएगा ताकि वो यूपीआई आईडीज, क्यूआर कोड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स को जो है एक्सेप्ट करना वो समझ लें इसको। ठीक है, अब पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है वो 2020 में लॉन्च की गई थी, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, याद रखना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और इसमें वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो 10,000 रुपये तक का मिल सकता है आपके जो रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जो आपको चाहिए होता है, जो आप स्ट्रीट वेंडर्स को। और अगर वो उस लोन को बिल्कुल सही तरीके से टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम तक की जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और अगर उन्होंने पूरा जो वो लोन वो जल्दी चुकाना चाहते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी उसके ऊपर। अगर वो टाइमली पेमेंट कर देते हैं या अर्ली रीपेमेंट कर देते हैं लोन की, तो उनकी क्रेडिट लिमिट इस 10,000 से ऊपर बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि उनकी क्रेडिट जो है एफिशिएंसी कितनी है, क्रेडिट रेटिंग कैसी है उनकी, उसके हिसाब से उनके जो लोन की अमाउंट है वो आगे डिसाइड होगी। ठीक है, अब इसके लिए जो है सिडबी, आपको पता है ना, सिडबी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है मिनिस्ट्रीज का, और वो हेल्प कर रहा है मिनिस्ट्री को ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, so now let us see this topic in English. मैं भी Digital 3.0. So this is basically a joint scheme or the initiative of Ministry of Housing and Urban Affairs as well as that of Ministry of Electronics and Information Technology. And this मैं भी Digital 3.0 campaign is basically meant for PM Swanidhi beneficiaries or the street vendors who are the beneficiaries of PM Swanidhi scheme, so that they can also learn how to accept digital payments in the form of UPI, QR code, as well as to provide them digital training. Okay, so this scheme would handhold the street vendors so that digital transactions can be promoted in their street vending business. And this PM Swanidhi, what is this particular scheme? So it was launched in June 2020, and it's a central sector scheme. So this particular point is important for you to remember, that it's a central sector scheme, and it will be providing a working capital loan of almost up to 10,000 rupees to these street vendors, so that they can expand their business or for whatever needs that they for the working capital needs of these street vendors. 10,000 up to 10,000 rupee loan can be facilitated by the government for them. Okay, so in case they are timely repaying their loan amount, the government will give them an interest subsidy of rupees of 7% of per annum. And in case they would be
in case they are repaying the loan earlier than the due date, then there will be no penalty on that. And if they are either paying back the loan timely, or if they have indulged in early repayment of loan, their credit limit of this 10,000 rupees can also be enhanced. Okay, so it would depend on as to how good they are performing in their credit ratings. Okay, so SIDBI is going to implement this scheme. Actually, SIDBI is implementing this scheme as a technical partner of the ministry, and now this मैं भी Digital 3.0 scheme has been launched so that street vendors can be accommodated in the digital arena. Okay, so the actual aim of this Malbe Digital 3.0, this PM Swanidhi etc. is to formalize the informal economy. Okay, so now let us see the next topic, which is Battle of Asal Uttar. तो बैटल ऑफ असल उत्तर क्या है? ये 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार जो है अब्दुल हामिद जी, जिनको परमवीर चक्र भी मिला था, वो बहुत ज़्यादा इसमें फेमस थे। उनको ऑनर किया जाता है हर साल, क्योंकि उनका रोल इसमें बहुत अहम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये बैटल हुई कहाँ थी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही फैक्ट है कि ये आपके चीमा विलेज है, खेमकरण भिक्कीविंड रोड में, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, वहाँ पर ये बैटल हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हुआ क्या था कि पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था और जो है इंडियन पोजीशंस को ओवररन कर दिया था। वहाँ पर उन्होंने हमारे को एक तरह से एडवांटेज पर पहुँच गए थे, वो बहुत आगे तक आ गए थे। लेकिन ये 7 इन्फेंट्री डिवीज़न के जो आपके कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार जो है, इनकी ब्रेवरी में 7 इन्फेंट्री डिवीज़न जो आर्मी का है, उन्होंने जो है पाकिस्तान को वहाँ पर जो है एक तरह से धूल चटा दी थी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इंडियन आर्मी ने पंजाब में सितंबर 6 को जो है 1965 के टाइम पर की वॉर के टाइम पर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर से छांबा सेक्टर में अटैक किया था, तो इंडियन आर्मी ने क्या किया कि पंजाब सेक्टर से जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक किया। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक तरह से सरप्राइज हो गई, और फिर उन्होंने जो है जब वो हारने लगे तो उन्होंने जो है अपनी 1 आर्मर्ड डिवीज़न को जो है वो वहाँ से भेजा, और जो है बहुत लंबे एरिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ऑलमोस्ट इतना लंबा उन्होंने एरिया पे, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट तक वो पहुँच गए थे, मतलब इंडिया वाला जो पंजाब है वो पूरा कैप्चर करने लगे थे। लेकिन सितंबर 8 से 10 की जो टाइम था, उसमें जो ये 7 इन्फेंट्री डिवीज़न जो है हमारी इंडियन आर्मी की, उन्होंने वहाँ पर डेसीमेट कर दिया पाकिस्तान आर्मी के अटैक को, और अंदर तक पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ तक पहुँचकर खेमकरण तक जो है वो उन्होंने उनको जो है वो भगा दिया था। ठीक है, सो इसलिए जो है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, जो उनका रोल इसमें बहुत फेमस है 7 इन्फेंट्री डिवीज़न में। ठीक है, तो उसके लिए उनको जो है हर साल जो है वो याद किया जाता है। इवन जो ये उनके जो ये इन्फेंट्री डिवीज़न है, वो उनको हर साल जो है वो ऑनर करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो कि बैटल ऑफ असल उत्तर जो है वो कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए सिर्फ इसमें। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, बैटल ऑफ असल उत्तर। सो आर्मी हैज़ हेल्ड अ सेरेमनी टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ असल उत्तर इन 1965 इंडो-पाक वॉर। सो company quarter master Havildar Abdul Hamid ji, who was awarded the Paramveer Chakra posthumously, he is also having a grave and a war memorial in Punjab. He was a brave soldier of 7 Infantry Division of the army. So what happened in this battle was that Pakistan army attacked on the Khemkaran Bhikiwindi road of Taran Taran district of Punjab, and it launched an offensive against India, and in this large region of Punjab, Indian side Punjab was on the brink of collapse, or it was on the brinks of being captured by Pakistan. But the 7th Infantry Division of the army recaptured it, and the bravery of these soldiers belonging to the 7th Infantry Division of the army is being remembered, and but the role of particularly company quarter master Havildar Abdul Hamid ji is being remembered each year by his infantry division of the army. Okay, so now let us see the next topic, which is tokenization. तो टोकनाइजेशन क्या है? आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है, या इवन आपका जो है डेबिट कार्ड होता है, वैसे तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के लिए जो है वो ये सबसे ज़्यादा फेमस है, बट जो आरबीआई है वो अब रूल्स लेके आया है
कि आपके जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड दोनों जो हैं उसकी डिटेल्स आपके जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ या जो आपके मर्चेंट्स हैं वो स्टोर नहीं कर सकते, उसकी बजाय टोकनाइजेशन होगा। ठीक है, तो समझ लो कार्ड का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर है आपका, तो उसकी जगह पे आप उस कार्ड को यूज़ करने की बजाय आप अपने बैंक की मोबाइल ऐप से या जो भी एक ऐप होगी उसके थ्रू आप एक टोकन जनरेट कर सकते हो कि आपको उसका कोड एक और जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो डबल प्रोटेक्शन हो गई। तो वो समझ लो कोड आपको मिल गया 984567। ठीक है, तो उस कोड को आप यूज़ करके जो है वो आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो इवन अगर आपके मर्चेंट या आपके ई कॉमर्स एंटिटीज़ कुछ स्टोर भी करती हैं आपका डेटा, तो वो आपके एक्चुअल कार्ड को का डेटा नहीं जो है वो सेव कर रही हैं, आपका जो है वो टोकन को शेयर कर रही हैं। ठीक है, जो टोकन जो है इन केस अगर ई कॉमर्स कंपनी या मर्चेंट्स जो हैं उनका डेटा कल को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लीक हो जाता है, तो आपका एक्चुअल कार्ड का जो डेटा है वो लीक नहीं होगा, उसकी जगह पर आपका जो ये टोकन का जो डेटा ये लीक होगा, तो आपको एक तरह से डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इन केस आपका टोकन का डेटा लीक भी हो गया तो आप उसको कभी भी खत्म रोक सकते हो, डायरेक्टली आपके जो है कार्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है आरबीआई ने मैंडेट किया है कि 1 जनवरी 2022 से जो है मर्चेंट जो है वो आपके कार्ड का डेटा नहीं रख सकते, सेव करके नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, आपके जो कार्ड के आखिरी के 4 डिजिट हैं सिर्फ उसी को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करा है गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने क्यों किया, क्योंकि आरबीआई ने देखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ मर्चेंट्स और जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनका जो डेटा स्टोर हुआ होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या लीक हो गया। उससे क्या होता है, आपके कार्ड का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो आपके जो है खतरा रहेगा, आपका कोई हैक करके आपके पैसे निकाल सकता है, बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है वो ये टोकनाइजेशन का जो है फॉर्मेट लेके आई है, एक तरह से आपको इनक्रिप्ट कर रहे हैं वो आपके कार्ड को, ताकि डबल जो है सेफ्टी आपके कार्ड को और आपके बैंक अकाउंट को खासकर जो है आपके पैसे को जो है वो दी जा सके। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, टोकनाइजेशन. So several merchants and e-commerce entities force their customers to store their debit or credit card details on their platform. So what happens is that the risk for data leak increases. So just imagine if you have stored your credit or debit card details on an e-commerce platform and that particular platform gets compromised and their data gets leaked in international domain. So they can make a transaction. The hackers who have hacked the data, they can make any transaction, they can take out your money, and because they are located in external jurisdictions, that is outside the country, it is almost impossible to track them. So what the RBI has done is they have mandated that these merchants and as well as these e-commerce companies, they cannot store your debit or credit card details from 1st January 2022. Instead, this tokenization will happen. So tokenization is going to basically allow you to generate a token or a code through an app of the bank, and you can use that particular code or the token to make a transaction. So just like I was giving you an example earlier. So if your card number is just imagine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so once you generate the token, there will be another code 54642 or something like that. Then you can use that particular token to make a transaction. So instead of using your card, you are using the token which is signifying or which is connected to your card. So even in case your even in case the data of merchants or these e-commerce entities gets leaked, they will this token will be compromised, or this token number will be compromised. Your card details will remain intact and they will remain protected because you never used them on the platform. Okay, so that's why RBI has mandated to these merchants as well as these e-commerce entities that from 1st January 2022 they will not be storing your card details except the last 4 digits of the actual card. Okay, so it is meant to provide you protection. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.